हाय एवरीवन। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के बारे में देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टार्ट करते हैं परिचय से। परिचय इंट्रोडक्शन। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश मतलब लाइट। लाइट क्या होता है? प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। समझ गए? प्रकाश वह भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश किसका रूप है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का रूप कैसे है इसके बारे में हम अगले स्लाइड में सारा विश्लेषण किया गया है, तो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं फिर समझते हैं अच्छे से। प्रकाश ऊर्जा का रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। यह निर्वात से होकर भी गुजरता है। प्रकाश निर्वात से होकर भी गुजरता है। और निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, अतः इसके गमन के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या है कि वह द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता उसकी नहीं होती है। प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वह ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी, वैक्यूम में भी, सभी जगह आसानी से मूव कर सकता है, गमन कर सकता है। आगे देखिए। वास्तव में हम प्रकाश को देख नहीं पाते हैं, परंतु इसके प्रभावों का अनुभव निश्चित रूप से करते हैं हम। प्रकाश को तो हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन इसके हम अनुभव करते हैं। इसके प्रभाव को कैसे? देखिए कैसे उसके अनुभव को हम अनुभव करते हैं प्रकाश को। जैसे हम एक अंधेरी कोठरी में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं होती है। अंधेरी कोठरी में प्रकाश नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम बत्ती जलाते हैं ना उस कोठरी में, तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। बत्ती जलाने पर ही वस्तु दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि जब लाइट आती है ना, प्रकाश आती है, तो वह किसी वस्तु से टकरा कर, प्रकाश जब जलती है तो अंधेरी में जो वस्तु होती है ना, उस वस्तु से प्रकाश टकरा कर हमारी आंखों में पड़ती है, परावर्तित होकर। देखिए यहाँ दिया पूरा परावर्तित होकर हमारे आंख के रेटिना पर एक वस्तु बनाता है, जिससे कि हम वस्तु देख पाते हैं। हम अंधेरी जगहों पर किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, और जैसे ही प्रकाश आता है हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि वह प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में पड़ता है, हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ता है, तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। यही है प्रकाश के अनुभव। प्रकाश को हम अनुभव करते हैं। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती है, बट हम उसको अनुभव करते हैं। समझ में आ गया ना? प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती है, बट हमें वह अनुभव होता है। जैसे प्रकाश एक माध्यम है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसकी अनुपस्थिति में किसी वस्तु को देखना असंभव है। प्रकाश क्या है? एक माध्यम है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, नहीं तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। देखना असंभव है। समझ गए? आगे देखिए। प्रकाश एक ऊर्जा है। इस कथन को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। प्रकाश एक ऊर्जा है। देखो पीछे हमने पढ़ा था ना, पीछे हमने पढ़ा था, यहाँ देखिए प्रकाश एक ऊर्जा है। अब मैंने बताया था कि इसके बारे में हम पीछे आगे वाला स्लाइड में पढ़ेंगे। प्रकाश ऊर्जा क्यों है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों है, सबके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे देखिए प्रकाश एक ऊर्जा क्यों है। प्रकाश एक ऊर्जा इसलिए है क्योंकि जब हम विद्युत धारा को हम परिपथ से युक्त विद्युत बल्ब, जब भी हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं ना, किसी परिपथ से युक्त विद्युत बल्ब जलने लगता है। जब भी हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं ना तार में,
तार में, तो हमें बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। तो बल्ब जलने लगता है कैसे? क्योंकि प्रकाश का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। जब भी हम विद्युत धारा किसी तार से प्रवाहित करते हैं तो विद्युत बल्ब जो है ना जलने लगता है। और इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल बदल जाती है। मतलब ऊर्जा में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है ना। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप हुआ ना, जो इसमें मैंने तार में मैंने विद्युत धारा प्रवाहित किया, वह विद्युत ऊर्जा जो था अब वो प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। तो क्या हुआ, एक ऊर्जा का रूप हुआ ना। ऊर्जा क्या होता है, ना बनता है ना विनाश होता है। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में इसके बारे में कि प्रकाश ऐसा चीज है जिसको ना बनाया जा सकता है ना ना उसको विनाश किया जा सकता है। सॉरी, प्रकाश ने एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा। एनर्जी ना बनाया जा सकता है ना ही उसको विनाश कर सकते हैं। ये क्या है, विद्युत ऊर्जा जो है ना वो प्रकाश ऊर्जा में बदल बदल गई। यही ऊर्जा का रूप का एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण ये है, फोटोग्राफी कैमरे में फोटो खींचते समय जब प्रकाश की किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती है तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। जब कैमरे पर जब 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 हम कैमरे से फोटो खींचते हैं ना तो प्रकाश की किरणें जब प्लेट पर पड़ती है ना, फोटोग्राफिक प्लेट पर, जब फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वो जो प्रकाश ऊर्जा है ना वो क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। समझ गए? प्रकाश का जो ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। आगे देखिए, तो इसी से हम समझ सकते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ये दो एग्जाम्पल हमने देखा ना। एक क्या है, जब हम किसी परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल दे रहा है। और दूसरा क्या है, दूसरा है जब किसी कैमरे के प्लेट पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, कैमरे की प्लेट पर प्रकाश की किरणें जब पड़ती है तो प्रकाश ऊर्जा जो होती है ना वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये दोनों एग्जाम्पल से हमें क्या स्पष्ट होता है, ये दोनों एग्जाम्पल से हमें स्पष्ट होता है कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। समझ में आ गया? आगे देखिए, 19वीं सदी में यह पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ में एक ऐसी अपारदर्शी वस्तु जो प्रकाश में अत्यंत छोट जो आकार में अत्यंत छोटी हो रख दी जाती है। देखिए, जब प्रकाश के पथ में जब हम किसी वस्तु को रख देते हैं ना तो क्या होता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करती है। प्रकाश सीधी रेखा में नहीं गमन करेगी क्योंकि वो रोक देता है ना प्रकाश को। जब प्रकाश के रास्ते में आती है तो प्रकाश को रोक देती है, मतलब वो सीधी रेखा में जाने से रोकती है। तो क्या होता है, प्रकाश जो होती है ना किनारों किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। प्रकाश जो है किनारे पर मुड़ने लगती है, किनारे पर मुड़ने लगती है। और इस प्रभाव को क्या कहते हैं, इस प्रभाव को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। इस प्रभाव को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसका इंग्लिश डिफिनेशन देखिए, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ओपेक इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। मतलब वैसा फेनोमेनन वैसा फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, प्रकाश प्रकाश को मुड़ने की क्या फेनोमेनन प्रवृत्ति, प्रकाश के मुड़ने की प्रवृत्ति को प्रकाश जब कॉर्नर से ओपेकी ऑब्जेक्ट से कॉर्नर से मुड़ने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। समझ में आ गया? द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ओपेकी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ओपेकी ऑब्जेक्ट के किनारे से प्रकाश की लाइट को मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन जैसी परिघटना की व्याख्या करने के लिए प्रकाश के तरंग के रूप में माना जाता है। अब देखिए, पीछे मैंने पढ़ा था ना, प्रकाश को तरंग तरंग क्यों कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा का रूप क्यों है, प्रकाश तरंग क्यों है। इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पर बताया ना, दो एग्जाम्पल दिया मैंने, प्रकाश को हम ऊर्जा क्यों कहते हैं। एक ए एग्जाम्पल हो गया और एक ए एग्जाम्पल हो गया। दो एग्जाम्पल हो गया, प्रकाश को ऊर्जा ऊर्जा का रूप क्यों है, प्रकाश तरंग का रूप क्यों है।
तो प्रकाश तरंग क्या है, प्रकाश तरंग का रूप के लिए ये प्रकाश का विवर्तन जो अभी बताया ना, ये परिघटना बताता है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है। प्रकाश का विवर्तन जो है ना, प्रकाश के तरंग के रूप को सिद्ध करता है। आगे देखिए, जब हम उच्चतर कक्षा में जाएंगे ना तो हमें पता चलेगा ना कि प्रकाश तरंग सिद्धांत प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन क्रिया के विवेचन में अपर्याप्त है तथा प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की तरफ व्यवहार करता है। मतलब प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रहती है, जब तक प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत मतलब मॉडर्न क्वांटम थ्योरी उभर कर सामने नहीं आया। देखिए, जब तक मॉडर्न क्वांटम थ्योरी नहीं आया था ना, तब तक हम प्रकाश को क्या कहते थे, तरंग मानते थे। प्रकाश को क्या मानते थे, कण मानते थे। प्रकाश को कण और तरंग मानते थे। लेकिन जैसे ही क्वांटम सिद्धांत आया ना आधुनिक युग में कुछ सालों बाद, तो हमें पता चला ना कि प्रकाश को न तो तरंग माना गया न ही कण। प्रकाश को न तरंग माना गया न ही कण माना गया। इसे क्या माना गया, इसे इन दोनों के बीच के गुण को माना जाता है, सामंजस्य स्थापित किया गया। प्रकाश कण और तरंग के बीच के प्रकृति के सामंजस्य को स्थापित किया आधुनिक क्वांटम सिद्धांत में। समझ में आ गया। देखिए, पहले हम क्या पढ़ते थे, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक कण के रूप में होता है। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक तरंग के रूप में होता है। लेकिन बाद में जब मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आया, आधुनिक क्वांटम थ्योरी आया, सिद्धांत आया, तो हमें क्या पता चला कि प्रकाश ना तो तरंग है न ही पूरी तरह से कण है। प्रकाश क्या है, बीच का पार्ट है। मतलब तरंग भी हो सकता है, कण भी हो सकता है। उन दोनों के बीच के सामंजस्य को स्थापित करता है प्रकाश। समझ में आ गया। चलिए, ये हो गया हमारा परिचय। प्रकाश के बारे में क्या होता है उसके बारे में परिचय हमने देखा। आगे देखिए, प्रकाश पहला देखिए, किरण क्या होता है। किरण मतलब रे क्या होता है, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस दिशा में गमन करता है ना, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको हम दिशा कहते हैं। जैसे ये फिगर देख रहे हैं ना, फिगर 1.1, ये क्या है, गमन पथ की दिशा है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये इधर जा रहा है। इस दिशा को क्या कहते हैं, इस दिशा को हम किरण कहते हैं। आगे देखिए, प्रकाश पुंज मतलब बीम ऑफ लाइट। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब बहुत सारे किरणें जब एक साथ आती है ना, जैसे ये क्या एक किरण है, ऐसे ही बहुत सारी किरणें जब एक साथ आएंगी ना, तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला होता है समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। ये देखिए, तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज होता है। एक एक करके हम सबको समझते हैं। पहले देखिए समानांतर प्रकाश पुंज के बारे में, मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब सारी किरणें समानांतर हो। जैसे एग्जांपल देखिए, सारी किरणें ये क्या है, ये सारी किरणें क्या है, समानांतर है। इन दोनों किरणों के बीच की दूरी बराबर है, इन दोनों किरणों के बीच की दूरी बराबर है, मतलब समानांतर है। तो सारी किरणें जब समानांतर होती है ना, तो उसको कहते हैं हम पैरेलल बीम, मतलब समानांतर बीम, समानांतर प्रकाश पुंज। समझ में आ गया। अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। जब सारी किरणें एक बिंदु पर मिलेगी ना, जैसे देखिए एग्जांपल, ये क्या कन्वर्जेंट है, इसमें क्या हो रहा है, सारी किरणें, ये वाली किरणें दिखाता हूँ, ये किरणें, ये किरणें, ये सारी किरणें, ये वाली किरणें, ये सारी किरणें जो है ना एक बिंदु पर जाके मिल रही है, एक बिंदु पर जाके मिल रही है, यहाँ पर जाके मिल रही है, यहाँ पर बिंदु पर। तो एक बिंदु पर जब सारी किरणें एक बिंदु पर जाके मिलेगी ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब कन्वर्जेंट ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट ऑफ लाइट। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम संश्रिप्त प्रकाश पुंज है। कन्वर्जेंट को हम संश्रिप्त प्रकाश पुंज भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट,
हिंदी में अभिसारी या संतृप्त, मतलब एक बिंदु पर जाके मिलना। सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर जाके मिलना, उसको हम कहते हैं अभिसारी। आगे देखिए, अपसारी प्रकाशपुंज, डाइवर्जेंट ऑफ लाइट, मतलब डाइवर्जेंट मतलब एक बिंदु से सारी दिशाओं में फैलना। मतलब प्रकाश जो होती है ना, प्रकाशपुंज जो होती है ना, जब प्रकाशपुंज की सारी किरणें एक बिंदु से निकलकर निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, ये वाला फिगर देखिए, ये क्या है, एक बिंदु यहाँ है, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से निकलकर एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है और इधर 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 जा रही है। मतलब ये सारी इधर इधर जा रही है, मतलब एक बिंदु से निकल के सारी दिशाओं में फैल रही है। तो उसको क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी, मतलब एक बिंदु से सारी दिशाओं में प्रकाश प्रकाश की किरणों का फैलना अपसारी कहते हैं, कहलाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम हम अपसृत कहते हैं, अपसृत। तो देखिए, ये हिंदी में क्या कहते हैं, अपसारी या अपसृत। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, मतलब एक बिंदु से सारी दिशाओं में प्रकाश का फैलना, उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। आगे देखिए, आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है, मतलब सेल्फ लुमिनस। आत्मदीप्त पदार्थ मतलब सेल्फ लुमिनस, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, मतलब जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। जैसे चंद्रमा, जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, दीपक हो गया, ये सारे क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ हैं, जो जो जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। सूर्य के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, तारा के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, दीपक जो होता है, दीपक देखते हैं ना, वो खुद अपना प्रकाश देता है। उसको क्या कहते हैं, उसको हम सेल्फ लुमिनस कहते हैं, मतलब आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। दूसरा क्या है, अदीप्त पदार्थ है, मतलब नॉन लुमिनस। तो वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, जो खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अदीप्त। मतलब वो प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, वह प्रकाश की उपस्थिति में। जैसे क्या हो गया, जैसे पत्थर हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये क्या है, पत्थर टेबल कुर्सी क्या है, ये प्रकाश जब आता है ना तो हमें दिखाई देता है ना, प्रकाश की उपस्थिति में ये हमें दिखाई देते हैं। पत्थर, टेबल, कुर्सी, ये सारे के सारे क्या है, अदीप्त पदार्थ के उदाहरण हैं। और अदीप्त पदार्थ क्या करते हैं, अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। जैसे परावर्तित नहीं करेंगे तो हम देखेंगे कैसे वस्तु। हमने पीछे पढ़ा क्या, कि जब तक लाइट, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में नहीं पड़ेगी, हम उस वस्तु को नहीं देखते हैं। क्योंकि क्योंकि अंधेरे में तो वस्तु होती है, लेकिन हम उस वस्तु को देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारी आंखों में उस प्रकाश की किरणें उससे टकराकर नहीं आती है। लेकिन जैसे ही प्रकाश की किरणें जब उससे टकराकर, वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में आती है, तो हम उसे देखने लगते हैं। तो अदीप्त पदार्थ भी वही करता है, अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को प्रवर्तित कर देता है, जिससे कि हम उस वस्तु को देखने लगते हैं। जैसे पत्थर हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया। जिसे नोट किया, देखिए चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा क्या है, एक अदीप्त पदार्थ है। ये भी, इसके पास भी अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यह प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है, बल्कि यह अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देता है। समझ में आ गया, चंद्रमा के पास अपना खुद का लाइट नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश की रोशनी को परावर्तित कर देता है। रात में हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है ना, वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके हमारी आंखों में जब पड़ता है ना, तो हम चंद्रमा को देखते हैं। समझ में आ गया ना, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक नॉन लुमिनस पदार्थ है, अदीप्त पदार्थ है। समझ में आ गया। आगे देखिए, प्रकाशीय माध्यम। अब माध्यम क्या होता है, मतलब ऑप्टिकल मीडियम। माध्यम मतलब जिस माध्यम में प्रकाश गमन करता है, किस माध्यम में प्रकाश गमन करता है, किस माध्यम में नहीं करता है, किससे आधा पार करता है, किससे पूरा पार करता है, उसके बारे में, प्रकाशीय माध्यम के बारे में, प्रकाशीय माध्यम में देखेंगे हम। जैसे देखिए, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, मतलब वैसा क्षेत्र
जिससे प्रकाश वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों में पड़ती है ना, तो उसी को हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, ताप हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे प्रकाशीय माध्यम है। हवा हो गया, पानी से निकलकर हमारी आंखों में पड़ेगी तो पानी एक माध्यम हो गया, कांच से भी निकलती है तो उसे कांच भी एक माध्यम हो गया, ताप भी एक माध्यम हो गया। प्रकृति के अनुसार माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? माध्यम दो प्रकार के होते हैं प्रकृति के अनुसार। कौन कौन से? समांगी और विषमांगी। समांगी में क्या होता है? समांगी को होमोजीनियस कहते हैं और विषमांगी को हेट्रोजीनियस कहते हैं। दो प्रकार के माध्यम होते हैं जिससे प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों में पहुंचती है। कौन कौन सी? एक समांगी हो गया और दूसरा विषमांगी हो गया। समांगी के बारे में देखते हैं। समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं। समांगी माध्यम में सारा का जो गुण होता है ना, प्रत्येक भाग का, मतलब समांगी, जैसे जल हो गया, जल में क्या होता है, जल का हर एक कोना में पानी जो होता है ना सेम होता है, एक समान होता है गुण सबका। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी जगह का पानी ऐसी होता है वो खराब हो, किसी जगह पानी मतलब गुण खराब नहीं, मतलब गुण अलग हो, किसी जगह गुण अलग हो। सारे जगह का जल जो होता है, मतलब अगर एक जल है तो वो पीने में वैसा ही टेस्ट आएगा जैसा सब जगह होता है। कांच हो गया, कांच भी मतलब समांगी माध्यम होता है, सब जगह इसका एक तरह का बनावट होता है। समझ में आ गया क्या होता है? इसे कहते हैं समांगी। विषमांगी क्या है? विषमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होता है। मतलब विषमांगी में जो प्रत्येक भाग होता है ना, विषमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग जो होता है ना, उसका गुण और बनावट अलग अलग होता है। जैसे गर्म या ठंडी, विभिन्न गर्म या ठंडी हवा का मिश्रण, मतलब गर्म या ठंडी हवा का मिश्रण। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? कैल्साइट। गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण में क्या होगा, कहीं कहीं गर्मी लगेगा, कहीं कहीं हमें ठंडी लगेगा। तो ये क्या हो गया, हम इसका गुण और बनावट अलग हो गया ना, अलग अलग भाग में गुण और बनावट अलग अलग हो गया। मतलब वो क्या हो गया, विषमांगी माध्यम होते हैं उसे, उसको क्या कहते हैं? विषमांगी माध्यम कहते हैं उसको। आगे देखिए, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ मतलब ट्रांसपेरेंट, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन करता है, गमन मतलब आर पार निकल जाता है, उसको पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये पारदर्शी, मतलब ये सारे, कांच हो गया, पानी हो गया, हवा, इन सारों से जो प्रकाश है ना पूर्ण रूप से बाहर निकल जाता है ना। कांच से भी देखते हैं कि हम प्रकाश, हमारी रूम में जब कांच लगा होता है खिड़कियों पर, तो प्रकाश कांच से होकर हमारी कमरों में आते हैं ना। पानी के अंदर भी प्रकाश गमन करता है, हवा में भी प्रकाश पूर्ण रूप से गमन करता है ना। तो इसी को ही हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ, ओपैक्यू कहते हैं उसको। ओपैक्यू उनको कहते हैं जिनसे प्रकाश बाहर नहीं निकलता है। मतलब जैसे पत्थर हो गया, ईंट हो गया, जैसे हम हो गए, हम आप हो गए। हम आप जब खड़ा हो जाते हैं किसी जगह पर, तो हमारे 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 शरीर से होकर वस्तु बाहर, जो प्रकाश जो है पीछे नहीं जाती है ना, तो उसी को हम ओपैक्यू ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ओपैक्यू ऑब्जेक्ट का एक गुण होता है कि ओपैक्यू ऑब्जेक्ट जो होती है ना, एक पीछे पीछे जब पीछे जब प्रकाश नहीं जाती है ना, तो उसका छाया जो बनता है पीछे, ओपैक्यू ऑब्जेक्ट का गुण है कि वह छाया बनाते हैं पीछे। और तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? पारभासी पदार्थ, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश कुछ अंश बाहर निकल जाता है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी किसे कहते हैं? जिनसे होकर कुछ अंश बाहर निकलता है, प्रकाश के कुछ भाग जो होता है ना बाहर निकलता है, और कुछ भाग बाहर नहीं निकलता है। जैसे क्या हो गया, तेल लगा हुआ कागज और या घिसा हुआ कांच, इन दो एग्जाम्पल है ना, इनसे प्रकाश जो होता है ना, कुछ भाग इसका बाहर निकलता है और कुछ भाग बाहर नहीं निकलता है। तो इसी को क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं, मतलब ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तीन चीजें हम पढ़े हैं, क्या क्या? पारदर्शी, अपारदर्शी, अनपारभासी। पारदर्शी से हमारे प्रकाश पूर्ण रूप से बाहर निकलता है। अपारदर्शी से पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलता है, एक थोड़ा सा भी लाइट बाहर नहीं निकलता है। और पारभासी से क्या निकलता है? थोड़ा सा निकलता है या थोड़ा सा नहीं निकलता है। समझ में आ गया ना? आगे देखिए,
छाया मतलब शैडो। अभी बताया था शैडो कैसे बनता है। प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, तो अभी बताया था ना, जब अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के गमन पथ की दिशा में रहती है ना, तो उसके पीछे क्या बनती है, छाया बनती है। तो उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसको ही क्या कहते हैं, उसको ही हम शैडो कहते हैं या छाया कहते हैं। जैसे अभी बताया कि जब ईंट हो, ईंट को मैं रख दिया, ईंट के पीछे प्रकाश पार नहीं होगी, तो प्रकाश पार नहीं होगी तो क्या बनती है, उसकी उसकी छाया बनती है। तो उसी को हम शैडो कहते हैं, छाया कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन के बारे में देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है। समांगी माध्यम मतलब अभी बताया था ना, समांगी माध्यम जिसकी जिसके सारे भाग का गुण एवं बनावट कैसा हो, एक समान हो। मतलब जल हो गया, पानी, जल हो गया, हवा हो गया, ऐसे ऐसे माध्यम से जब प्रकाश की किरणें जब वस्तु से टकराती है ना, तो क्या होती है, वे किरणें या तो वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है, या तो वस्तु से पार हो जाती है। या तो वो वस्तु के द्वारा अवशोषित हो जाएगी या पार हो जाएगी, या उससे टकराकर लौट लौट जाती है। या तो अवशेषित हो जाएगी, या तो पार हो जाएगी, या तो टकरा कर लौट जाएगी। तो तीन चीज हमने पढ़ा था ना, ये एक तो पूरा पार कर देता है, एक टकरा कर वापस आ जाएगा, या एक अवशोषित कर लेगा। तो जब टकरा कर वापस आती है ना, जब प्रकाश की किरणें पहले माध्यम में ही वापस लौट जाती है, तो उस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो पहले माध्यम में ही वापस आ जाती है, वह अवशोषित नहीं होगी, ना ही पार होगी। अगर पार हो गया तो प्रकाश का परिवर्तन नहीं होगा ना, या अवशोषित हो गया तो प्रकाश का परिवर्तन नहीं होगा। जब प्रकाश जब वस्तु पर पड़कर पहले माध्यम में वापस लौट आएगी, प्रकाश जब वस्तु से पड़कर पहले माध्यम में वापस लौट आएगी, तो उसी को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया। अब प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटा है, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। देखिए जैसे एक फिगर बनाता हूँ मैं। देखिए ये क्या है, ये मान लीजिए एक वस्तु है, इस पे प्रकाश पड़ रहा है, एक प्रकाश पड़ा और लौट गया, ऐसे लौट गया, मान लीजिए ऐसे लौट गया। तो ये क्या हो गया, ये प्रकाश का परिवर्तन हो गया ना। प्रकाश इधर से ऐसे आया और इधर से ऐसे चला गया। तो ये क्या हो गया, प्रकाश का परिवर्तन इसको कहते हैं। अगर यह वस्तु जो है ना, ये वस्तु अगर यह वस्तु जो है ना, ये अगर यह अवशेषित कर लिया प्रकाश को, या वस्तु से पार हो गया, जैसे मान लीजिए ये वस्तु से पार हो गया, ऐसे पार हो गया, तो इसको जो है प्रकाश का परिवर्तन नहीं कहेंगे। या अवशेषित कर लेगा तो प्रकाश का परिवर्तन नहीं कहेंगे। जब प्रकाश इस वस्तु पर पड़कर लौट जाएगी, इस दिशा में लौट गई ना, लौट जाएगी, तो उसको हम कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। और जिस वस्तु से लौटती है ना टकराकर, उसको क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे ये क्या हो गया, ये वस्तु क्या है, परावर्तक सतह है। यह वस्तु क्या है, परावर्तक सतह है। ये जो वस्तु है ना, परावर्तक सतह हो गया। देखिए द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग द लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड द सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्टर। वह सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब परावर्तित कर देता है, उसको हम रिफ्लेक्टर कहते हैं, मतलब परावर्तक सतह कहते हैं। समझ में आ गया। और जिस माध्यम में प्रकाश जब लौटता है ना, जिस माध्यम में आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस से टकराकर जिस माध्यम में निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस माध्यम, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए, चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है। चांदी सब एग्जाम्पल है, देखिए परावर्तक का एग्जाम्पल क्या है, चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है। वैसे सामान्यतः परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, लेकिन चांदी क्या है, चांदी एक अच्छा परावर्तक सतह होता है। और जनरली हम किसका यूज करते हैं, जनरली हम समतल दर्पण का यूज करते हैं, प्लेन मिरर का यूज करते हैं हम परावर्तक सतह के रूप में। परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया। यहाँ से समझते फिर से अच्छा से।
परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार, अब देखिए जैसा सतह होगा ना, जैसा परावर्तक सतह होगा वैसे ही परावर्तन होता है। तो परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं परावर्तन के। कैसा, एक नियमित होगा और एक अनियमित होगा। अब परावर्तक सतह अगर जैसा होगा उसके अनुसार नियमित होगा, उसके अनुसार अनियमित होगा। देखिए नियमित परावर्तन कैसे होता है, नियमित मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे होता है, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, जब चिकनी व चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। तो ऐसे परावर्तन को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका फिगर देखिए, फर्स्ट फिगर क्या है, ये वाला जो फिगर है ना, फर्स्ट वाला, ये जो फर्स्ट फिगर है ना, फर्स्ट फिगर जो है ना, दिख रहा है ना, ये जो फर्स्ट फिगर है ये क्या है, ये चिकनी सतह, इससे एक चिकनी सतह से प्रकाश जो है ना परावर्तित हो रहा है। तो चिकनी सतह से जब प्रकाश परावर्तित होगा ना तो वह नियमित होता है। जैसे देखिए ये एक लाइन हो गया, एक और लाइन ऐसा हो गया, एक और लाइन सीधी रेखा में जा रहा है, सीधी रेखा में जा रहा है, सब सब एक रेगुलर बनाना ना, रेगुलर परिवर्तन हो रहा है सबका, लाइन से जा रहा है सब। और एक सेकंड देखिए, इसमें क्या हो रहा है, खुरदरी सतह है, खुरदरी सतह से क्या होगा ना कि प्रकाश का परिवर्तन अनियमित रूप से होता है। खुरदरी सतह से प्रकाश का परिवर्तन कैसा होता है, अनियमित तरीके से होगा। देखिए अनियमित परिवर्तन कैसे होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जब प्रकाश की किरणें रुखरी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। बताया ना अभी, चिकनी सतह से क्या हो रही है, चिकनी सतह से नियमित रूप से जा रही है, नियमित रूप से, और रुखरी सतह से अनियमित रूप से जा रही है। देखिए रुखरी सतह है ना, ये खुरदरी या रुखरी सतह से जो होगी, देखिए एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, मतलब इसका कोई दिशा नहीं है, कोई नियमित दिशा नहीं है। जैसे तैसे कोई इधर जा रहा है, 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 कोई इधर, ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब ये अनियमित हो गया। और एक सीधी रेखा मतलब एक ही दिशा में सारा जा रहा है, मतलब ये क्या हो गया, नियमित हो गया। तो नियमित के लिए क्या होता है, चिकनी या चिकनी या चमकीली सतह, या चिकनी और चमकीली सतह पर पड़नी चाहिए, और एक क्या खुरदरी सतह पर होनी चाहिए अनियमित के लिए। आगे देखिए, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है उसके बारे में हम देखेंगे। जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह से पड़ती है, समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है ना तो वह निश्चित नियमानुसार परावर्तित होती है, ना कि जैसे तैसे परावर्तित होगी, निश्चित नियम के अनुसार ही परावर्तित होगी। तो उस नियम को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से समझते हैं, देखिए जब प्रकाश की किरणें जब समतल दर्पण पर, समतल दर्पण के सतह पर पड़ती है तो एक निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित होगी, तो उसी को हम प्रकाश का परावर्तन नियम कहते हैं। अब प्रकाश का परिवर्तन नियम क्या है, प्रकाश का परिवर्तन नियम समझने के लिए सबसे पहले हमको इन इन सारे जो वर्ड है ना इनको समझना होगा पहले, प्रकाश के परिवर्तन को समझने के लिए। तो समझते हैं, पहले समझते हैं आपतित किरण के बारे में। वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। जो दर्पण के सतह पर पड़ेगी, जैसे देखिए ये क्या है, दर्पण के सतह पर पड़ रही है, ये जो किरण है ये दर्पण के सतह पर पड़ रही है, तो इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहेंगे। मतलब इंसिडेंट रे, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है आपतन बिंदु कहलाता है। ये जो आपतित किरण है किस बिंदु पर पड़ रही है, दर्पण के इस बिंदु पर पड़ रही है ना, यहाँ पर पड़ रही है ना, ये देखिए जैसे दर्पण के इस बिंदु पर, दर्पण के इस बिंदु पर पड़ रही है, मतलब ओ वाली बिंदु पर पड़ रही है। तो ओ वाली बिंदु पर आपतित किरण जब पड़ रही है ना तो इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और इसको कहते हैं आपतित किरण, जिस जिस दर्पण के बिंदु पर पड़ेगी उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, जिस बिंदु पर पड़ेगी। आगे देखिए, परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्टेड रे, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, मतलब लौट कर
लौट जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, ये क्या है, ये किरण आया, टकराया, टकराकर वापस लौट गया इधर, परावर्तित हो गया, परावर्तित हो गया ना। यहाँ से आपतित किरण आया, यहाँ पर पड़ा, समतल दर्पण पर पड़ा, और इस तरफ इस तरफ इस तरफ परावर्तित हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में आ गया ना। आगे देखिए, नॉर्मल मतलब अभिलंब। अभिलंब क्या है, वह सीधी रेखा जो दर्पण दर्पण वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है, अभिलंब कराती है। दूसरे शब्दों में अभिलंब दर्पण सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। समझ में आ गया ना। देखिए, मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाता हूँ, इसको, इस फिगर को ही अच्छे से समझा देता हूँ आपको। जैसे देखिए, ये हो गया आपतित किरण। वैसी किरण जो दर्पण पर पड़ती है उसको आपतित किरण कहते हैं। वह किरण जो दर्पण से टकराकर वापस दूसरी दिशा में लौट जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक सीधी रेखा जाती है जो 90 डिग्री का 90 डिग्री पर होती है, वो वह क्या कहलाता है, अभिलंब कहते हैं उसको, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में होती है, और उन दोनों के बीच में दो एंगल बनाती है। वो एक एंगल को क्या कहते हैं, आई, एक एंगल को कहते हैं आर। जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जब कोण बनाती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण को क्या कहते हैं, इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल का को हम आई से सूचित करते हैं, आई, ये जो आई है ना, ये। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जब कोण बनता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग एंगल कहते हैं। तो इसको आर से हम डिनोट करते हैं। समझ में आ गया। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, समतल दर्पण। समझ में आ गया सारा सारा। यहाँ पर ये दिया हुआ देखिए, आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस, परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाता है, जैसे एंगल ए ओ एन जो था ना, आई आपतन कोण है, और एंगल बी ओ एन जो था, एंगल बी ओ एन, एंगल बी ओ एन, ये जो एंगल है ना, बी ओ एन, ये क्या है, परावर्तन कोण। और एंगल ए ओ एन क्या है, आपतन कोण। अब ये सारे तो हम समझ गए। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को समझने के लिए वह सब जानना हमें जरूरी था। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन कोण, प्रवर्तन कोण कैसे प्रवर्तित होता है, ये सारे सब समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रकाश के प्रवर्तन का नियम क्या होता है। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के बारे में सुनते हैं, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के प्रवर्तन के आधारभूत नियम समतल तथा वक्र सतहों के लिए समान होता है। प्रकाश के परावर्तन जो होता है ना, समतल तथा